Hello bachcho, good morning to all my dear students. Today we'll start one new topic and a new chapter also being of 11th standard. My dear students, today our topic is your states of matter. States of matter. As we discussed little bit about the idea of matter and types of matter, states of matter in your first chapter. But today we'll discuss about details of the states of matter. So it is the note कर सकते हो आप लोग 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है आज है 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट। आज का टॉपिक है आपका स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली हम पढ़ाई करेंगे गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट ऑफ मैटर, गैसियस स्टेट। तो बच्चों आज का जो टॉपिक है वो है गैसियस स्टेट। तो गैसियस स्टेट जाने से पहले हम बात करेंगे मैटर की तीनों स्टेट्स के बारे में। My dear students, already you know there are three states of matter. There are three states of matter. One is a solid, another liquid and gas. Solid state of matter, and liquid state of matter, and gaseous state of matter. But today our topic is only gaseous state of matter. हम बात करेंगे मैटर का जो तीनों स्टेट है, मैटर का जो तीनों स्टेट है सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम आज बात करेंगे सिर्फ गैसियस स्टेट के ऊपर। आज का जो लेक्चर है विल डिस्कस मोर अबाउट द गैसियस स्टेट ऑफ मैटर ओनली। तो शुरू करते हैं। तो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर शुरू करने से पहले हम थोड़ा इन तीनों के बारे में थोड़ा कंपेयर कर दीजिए। इन गैस सॉलिड स्टेट दुनिया में हर मैटर छोटे छोटे पार्टिकल को लेकर बनता है, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। इन सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर बेसिकली द पार्टिकल्स आर लाइज क्लोजली, ओके, द पार्टिकल्स आर lies closely and there is a strong intermolecular force of attraction. In liquid state of matter, the particles lies with a little bit distance is there, molecular range and gap is there. In gaseous state of matter, the particles are lies in large gap. देखो क्या होता है बच्चों, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, तो मैटर का तीनों स्टेट होता है। सो इस तीनों स्टेट्स के अंदर हम देखें तो जो पार्टिकल होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल जिसको लेकर मैटर बनता है, वो गैसियस स्टेट में पार्टिकल क्या होते हैं, बहुत दूरी गैप से रहता है, मॉलिक्यूलर रेंज ज़्यादा रहता है। तो गैस के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी इस चैप्टर में मिलना चाहिए। तो आज का जो टॉपिक होगा सिर्फ गैसियस स्टेट के ऊपर हम बात करेंगे। और ये जो सॉलिड स्टेट है आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ाया जाएगा। और ये टॉपिक में हम गैसियस स्टेट पहले पढ़ेंगे, उसके बाद लिक्विड स्टेट के बारे में बात करेंगे। तो चलो, व्हाई विल डिले, नो डिले, विल जस्ट स्टार्ट अबाउट द गैसियस स्टेट। सो आज का टॉपिक है गैसियस स्टेट। बच्चों बहुत सारे गैस का नाम तो आप सुना होगा, आर्गन गैस, हीलियम गैस, नाइट्रोजन गैस, क्लोरीन गैस, आपको बहुत सारे गैस देखने को मिलता है, नोबल गैस, बहुत सारे गैस का नाम मालूम है। मगर हम क्वांटिटेटिवली इसको कैसे इस्तेमाल करेंगे, गैस के बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी इस चैप्टर में मिलेगा। तो पहले हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। पहले हम शुरू करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ गैस और कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो गैस का क्या कैरेक्टर है, गैस का क्या प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ गैस। तो पहला प्रॉपर्टीज हो गया गैस। आपको मालूम है गैस डू नॉट पोजेस एनी डेफिनाइट शेप एंड साइज, एनी डेफिनाइट शेप एंड साइज। गैस का ना कोई डेफिनाइट शेप होता है, ना कोई डेफिनाइट साइज भी होता है। तो गैस सिर्फ उसका वॉल्यूम में मेजर आता है। तो गैस पोजेस वॉल्यूम, गैस पोजेस डेफिनाइट वॉल्यूम व्हेन इनसाइड ए कंटेनर। जब एक कंटेनर के अंदर होगा तब हम बता सकते हो व्हेन इट इज इनसाइड ए क्लोज कंटेनर, इट इज इनसाइड ए क्लोज्ड कंटेनर। समझ में आया? जब गैस को कहां पर एक क्लोज कंटेनर में आप रख दे, तो गैस का टैंक तो आप लोग देखे होंगे, घर में गैस टैंक आते हैं, हम ऐसे गैस यूज करते हैं, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, चाहे वो एलपीजी गैस हो, चाहे भारत पेट्रोल गैस हो। तो गैस जब एक कंटेनर के अंदर होता है, हम कह सकते हैं इतना किलोग्राम वाला गैस, इतना लीटर वाला गैस, 12 लीटर 14 लीटर हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो गैस का वॉल्यूम होता है, मगर गैस का कोई नहीं नेचुरल, ना उसका कोई डेफिनाइट शेप होता है, ना कोई डेफिनाइट साइज भी होते हैं। सो गैस डू नॉट पोजेस एनी डेफिनाइट शेप एंड साइज एंड गैस पोजेस डेफिनाइट वॉल्यूम होता है इनसाइड ए कंटेनर। क्लियर बच्चों? पॉइंट 3 को चले। तो गैस में और क्या प्रॉपर्टी हम दिखा सकते हैं? तो गैस कैन इजीली कंप्रेस्ड, गैस कैन बी easily compressed by application of pressure, easily compress
गैस इजीली कंप्रेस हो सकता है बेटा, इजीली कंप्रेस्ड बाय अप्लाइंग प्रेशर, बाय अप्लाइंग प्रेशर। तो प्रेशर डालने से कि गैस क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो सकता है। देखो कि भाई एक गैस बैलून है, सपोज एक गैस बैलून है, जो बैलून है, चलो को जो बैलून है, ओके, एक गैस बैलून, यदि हम चारों तरफ से प्रेशर डालेंगे तो चारों तरफ प्रेशर डालने से गैस कंप्रेस होगा, इस बैलून का साइज थोड़ा क्या होगा, ये बैलून का साइज थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा, इस साइज बड़े साइज से हम छोटा बना सकते हैं, समझ में गया। तो जो बैलून का साइज होता है वो धीरे धीरे कंप्रेस हो जाता है। इसमें प्रेशर डालेंगे तो क्या होगा, इसमें चारों तरफ प्रेशर डालेंगे तो साइज में चेंजिंग आएगा। तो गैस कैन बी इजीली कंप्रेस्ड, गैस को हम चलो चिपक सकते हैं। अभी देखो ये जो है आपके पास, ये जो मार्कर है वो तो सॉलिड है, अभी इसको मैं कंप्रेस करूँ तो क्या होगा, ये इजीली कंप्रेस नहीं हो सकता है, सॉलिड इज बेसिकली इनकम्प्रेसिबल। जहां पर गैस की बात किया जाए, एक गैस बैलून को पकड़ के ऐसे आपको कंप्रेस करो तो गैस कैन बी इजीली कंप्रेस, बैलून आराम से गैस बैलून को आप कंप्रेस करो, कंप्रेस हो जाएगा, क्लियर। और एक प्रॉपर्टी हम बात करते हैं, गैस कैन इजीली डिफ्यूज, गैस कैन इजीली डिफ्यूज, आसानी से डिफ्यूज हो सकता है, डिफ्यूज। तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी विल डिस्कस मोस्ट वन लॉ इज देयर, ग्राम्स लॉ फॉर डिफ्यूजन, इन दिस चैप्टर विल डिस्कस। तो गैस आसानी से डिफ्यूज हो सकता है। इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस, गैस कहाँ से आता है, हवा उड़ के इधर चला जाता है, नहीं क्या, गैस कैन में इजीली डिफ्यूज होता है। चलो घर में किचन में गैस लीक होता है तो घर के जो आगे वाला बगल में कोई होगा तो भाई तुम्हारा घर से गैस लीक होता है, हमको पता चल जाता है, क्योंकि गैस में क्या होता है, गैस कैन फ्लो, गैस कैन इजीली मिक्स टू अदर थिंग्स, सो गैस कैन इजीली डिफ्यूज। तो डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी देखा जाए, डिफ्यूजन, डिफ्यूजन इंटरमिक्सिंग ऑफ सब्सटेंस, तो सबसे बेहतरीन डिफ्यूजन होगा गैस, उसके बाद होगा लिक्विड और इसके बाद होगा सॉलिड। चलो सॉलिड का तो डिफ्यूजन प्रॉपर्टी का नाम मत लो, ओके। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड, तीनों के अंदर कौन ज्यादा डिफ्यूज हो सकता है, जल्दी डिफ्यूज हो सकता है, गैस। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चलते हैं गैस के बारे में। तो कुछ प्रॉपर्टी है और गैस का बात करें, गैस कैन बी इजीली, और डेंसिटी आप कंपेयर करो, गैस का डेंसिटी कंपेयर करो, डेंसिटी, density case, if you solid has a higher density then compared to liquid, then gas is the least diffuser density in between solid, liquid, gas, if you compare, then gas is less density, clear, due to more volume, gas can be easily exposed everywhere। so गैस का ऐसे कुछ प्रॉपर्टी हमको मालूम हो गया। और गैस को मेजर करने के लिए, गैस को मेजर करने के लिए उसका गैस पैरामीटर्स हम यूज करते हैं। तो टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, टू मेजर द प्रॉपर्टीज ऑफ गैस, एक गैस का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, उनका चरित्र क्या होता है, उनका कैरेक्टर क्या होता है। तो गैस को मेजर करने के लिए क्वांटिटेटिवली हम इसका प्रेशर, ये सब फैक्टर को जानना पड़ता है, प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये तीनों चीज का गैस का बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, हम उसको जानना चाहिए। तो डेंसिटी, गैस का जो प्रेशर होता है, प्रेशर हम कौन कौन सा यूनिट हमको मालूम है, गैस का प्रेशर होता है एटीएम, एटीएम जो मतलब पैसा निकालते हैं वो एटीएम नहीं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। गैस का प्रेशर का यूनिट होता है, हम एटीएम हम कन्वर्ट कर सकते हैं, उसका गैस का प्रेशर का यूनिट हम एटीएम में डाल सकते हैं। जो 1 एटीएम होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 760 सेंटीमीटर और 760 मिलीमीटर ऑन मर्क्यूरी, ओके। मर्क्यूरी लेवल में हम इसको का मेजर कर सकते हैं। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू 76 cm और 760 मिलीमीटर। और भी अलग अलग यूनिट है गैस का हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि बार होता है और इसका होता है टॉर होता है। गैस का प्रेशर का यूनिट अलग अलग होते हैं, डॉर, बार, ये सब यूज हम कर सकते हैं गैस के प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए। तो गैस को मेजरमेंट करने के लिए उसका प्रेशर, टेम्परेचर, जैसे कि 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर हम बताते हैं, और इसको इज इक्वल टू 760 टॉर ऑल्सो भी, टॉर एक यूनिट होता है, बार यूनिट होता है, सॉरी हाँ TOR टॉर, यस। और ऑल्सो भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू, हम यूज इसको भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, प्रेशर पास्कल यूनिट हमको मालूम है, गैस का पास्कल यूनिट में हम कह सकते हैं, दिस इज योर 101.325 पास्कल और 101.325 किलो पास्कल। गैस का प्रेशर का इस यूनिट के साथ भी हम मेजरमेंट कर सकते हैं, समझ में आ गया। नहीं तो हम इसे लिख सकते हैं, ओके, किलो पास्कल इसको कहते हैं, नहीं तो और कह सकते हैं किसको, न्यूटन, 101.325 इन 10 टू द पावर, क्या होता है 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रेशर, फोर्स इंटू एरिया,
क्लियर? सो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन में ओके फोर्स न्यूटन पर मीटर -2 इनवर्स माइनस स्क्वायर। तो ये सब गैस का प्रेशर को मेजरमेंट करने के लिए इस यूनिट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, द प्रेशर ऑफ गैस कैन बी मेजर्ड बाय दिस फैक्टर। देन टेम्परेचर, चलो गैस की टेम्परेचर मेजरमेंट कैसे करते हैं? टेम्परेचर कोई भी गैस का ज़्यादा हवा, जब हवा गर्मी चलता है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है, हम कह सकते हैं। तो गैस का भी एक प्रॉपर्टी शो करते हैं टेम्परेचर। गैस जब हवा गर्मी रहता है तो टेम्परेचर उसका भी होता है। जब गैस चलता है, बहुत ठंडे हवा चलता है तो टेम्परेचर कम होता है। तो गैस का भी टेम्परेचर एक फैक्टर होता है जो मेजर करने के लिए हमको जानना चाहिए। तो गैस का टेम्परेचर मेजर करने के लिए इसका सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और केल्विन जैसे यूनिट को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टू नो द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, नहीं तो उसको केल्विन भी यूनिट में, एब्सोल्यूट टेम्परेचर केल्विन यूनिट में यूज कर सकते के। तो टेम्परेचर गैस का और एक फैक्टर होता है मेजरमेंट करने के लिए, सेल्सियस टेम्परेचर और सेल्सियस एंड केल्विन। क्लियर? तो बच्चों सेल्सियस को केल्विन करने के लिए डिग्री सेल्सियस कैन बी कन्वर्टेड टू केल्विन यू नो बाय एडिंग 273। याद रखो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर में बताया था अभी। टेम्परेचर सेल्सियस में है, उसको कन्वर्ट करना है केल्विन में, तो आपको बस सिर्फ इसमें 273 आपको ऐड करना है, प्लस 273। फॉर एग्जाम्पल योर 27 डिग्री सेल्सियस वी कैन एक्सैक्ट इज इक्वल हाउ मेनी केल्विन सर? 273 प्लस 27 में ऐड कर दीजिए, दिस इज 300 केल्विन। समझ में आ गया? तो 27 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 300 केल्विन में होता है। सपोज आपका है -400 डिग्री सेल्सियस, तो कितना केल्विन होगा बेटी? -400 डिग्री सेल्सियस है, कितना केल्विन होगा ना? सेल्सियस को केल्विन करने के लिए हम सिर्फ और सिर्फ 273 ऐड करेंगे। क्या करेंगे? 273 ऐड करेंगे। तो -400 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -400 डिग्री सेल्सियस प्लस 273, तो आपको मिल जाएगा ये प्लस 127 केल्विन, सॉरी -127 केल्विन। समझ में आ गई कहानी? तो सेल्सियस को केल्विन करने के लिए ऐड करना पड़ेगा 273 और केल्विन को सेल्सियस करने के लिए -273। क्या करना है? सेल्सियस को केल्विन कन्वर्ट करने के लिए प्लस 273 और केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए -273। सपोज आपको सवाल दिया है 600 केल्विन, सेल्सियस में कितना होगा बच्चों बताओ? तो आपको सिर्फ क्या करना है? 600 -273 करना है, तो आंसर आ जाएगा 427 डिग्री सेल्सियस। समझ में आ गया कहानी? यदि केल्विन में दिया होगा तो सेल्सियस पूछा होगा तो आपको माइनस करना है, यदि सेल्सियस में दिया होगा केल्विन को कन्वर्ट करना है, सिर्फ आपको प्लस करना है 273। तो ये था टेम्परेचर को मेजर, गैस की टेम्परेचर एक फैक्टर होता है मेजर करने के लिए, सेल्सियस और केल्विन स्केल को यूज करते हैं। और बाकी एक फैक्टर है वॉल्यूम। तो गैस का वॉल्यूम यूनिट को मेजर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं लीटर, मिलीलीटर, ऐसे सब यूनिट यूज करते हैं। क्यूबिक सेंटीमीटर, CMQ और CC लिखते हैं, नहीं तो क्यूबिक डेसीमीटर। क्लियर? ये सब बहुत सारे यूनिट है जो हम यूज कर सकते हैं, गैस की मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कि 1 लीटर हमको मालूम है 1000 मिलीलीटर और 1000 CC, ये तो मालूम है, इसको बारे में क्या बताया आपको। ओके, नहीं तो 1 जिसे हम कर सकते हैं 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10⁻³ DMQ क्यूबिक डेसीमीटर। क्लियर? नहीं तो 10⁻6 क्यूबिक सेंटीमीटर। ये सब गैस की जो है हम मेजरमेंट कर सकते हैं उसका वॉल्यूम के साथ। क्लियर? 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DMQ, 1 लीटर इज इक्वल टू 1 DMQ क्यूबिक डेसीमीटर। समझ में आ गया? ये कहानी आपको 10th स्टैंडर्ड में बताया गया होगा, 10th 9th स्टैंडर्ड में इसको मालूम होगा। तो थोड़े बहुत इसके जानकारी आपको मिल गया। अभी चलो हम गैस स्टेट को शुरू करते हैं एक लॉ के साथ, जिसका नाम होता है बॉयल्स लॉ। तो शुरू करो, ये चैप्टर यहाँ से शुरू होता है लॉ के साथ। ये कुछ इंपॉर्टेंट थिंग था जिसके बारे में हमको बताना जरूरी था कि गैसेस स्टेट जब शुरू करते हैं तो गैसेस की प्रॉपर्टी को वो जानना चाहिए। तो चैप्टर की शुरुआत होते हैं पहले लॉ के साथ, बॉयल्स लॉ। नोट कर सकते हो, बॉयल्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, स्टेटमेंट लिखो, बॉयल, रोबोट बॉयल, इस साइंटिस्ट का नाम था रोबोट बॉयल। क्लियर? रोबोट बॉयल। तो पहले इंसान रोबोट बॉयल ने एक लॉ बनाए थे। ही फाउंड द रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड प्रेशर। ही फाउंड द रिलेशनशिप ऑफ द वॉल्यूम एंड प्रेशर ऑफ ए गैस। कोई भी गैस ले जाए, उस गैस के जो गैस का वॉल्यूम होता है और प्रेशर होता है, उस दोनों के अंदर क्या रिश्ता है, उनके रिश्ते में क्या मिलेगा, तो उनके बारे में पहली बार कोई साइंटिस्ट, उनका नाम था रोबोट बॉयल।
तो अकॉर्डिंग टू द रोबर्ट बॉयल द रिलेशन फर्स्ट ही डिराइव्ड इट, ओके, द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड प्रेशर, the relation between the volume and pressure of a gas at constant temperature, at constant temperature, कोई भी गैस का, गैस वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर जो रिलेशन होता है कांस्टेंट टेम्परेचर में पहली बार बॉयल इस रिलेशन को डिराइव किए थे। उनके नाम के अनुसार, रॉबर्ट बॉयल के नाम के अनुसार इस लॉ का नाम दिया गया है बॉयल्स लॉ। इस लॉ का नाम दिया है बॉयल्स लॉ। तो बच्चों चलो बॉयल्स लॉ शुरू करते हैं। तो पहले लॉ शुरू होता है तो स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है, स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है लॉ में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट, ये लॉ क्या बताता है हमको, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर रिमेनिंग कांस्टेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, at constant temperature the volume of a given mass of gas, given mass of a gas is inversely proportional, inversely proportional जिस ओडिया बच्चों आपको प्रतिलोमी चलन कहते हैं, इसको ओडिया स्टूडेंट जो है स्टेट बोर्ड का वो वैसे तो प्रतिलोमी चलन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कोई एक फैक्टर बढ़ता है तो दूसरा फैक्टर कम होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल शोनल टू इट्स प्रेशर। ये है आपका बॉयल्स लॉ। तो बॉयल्स लॉ क्या स्टेटमेंट देता है, इट स्टेट्स दैट, दिस लॉ स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए, नहीं वो बाद में हम बताएंगे, अभी देखो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट होने से कोई भी गैस का वॉल्यूम उसके प्रेशर के साथ रिलेशन क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चलो इस लॉ को थोड़ा आगे बढ़ा दें। लेट द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कोई भी गैस है, लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस, कोई एक गैस है जिसका वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ गैस इज VmL, गैस का वॉल्यूम V मिलीलीटर होता है। लेट द प्रेशर ऑफ अप्लाइड इन द गैस, प्रेशर ऑफ दिस गैस इज PMM, P मिलीमीटर। समझ में गया? एक गैस है जिसका वॉल्यूम है V और उस गैस का प्रेशर होता है P। लेट द वॉल्यूम ऑफ गैस इज V एंड प्रेशर इज P। तो इस लॉ के साथ वॉल्यूम रिलेशन है। तो बॉयल्स लॉ क्या बताता है, देखो उसके बाद लिखो। तो अकॉर्डिंग टू दिस बॉयल्स लॉ, बॉयल्स लॉ क्या बताता है, इधर देखो। सो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इस लॉ क्या बताता है, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर रिलेशन है इनवर्सली, जहां पर प्रेशर ज्यादा दोगे तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाएगा, प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा। तो इस कंसेप्ट को लेकर बॉयल, रॉबर्ट बॉयल ने पहली बार एक लॉ बनाए थे जिसके नाम से हम कहते हैं बॉयल्स लॉ। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट होना चाहिए, एट कांस्टेंट टेम्परेचर implies that volume is proportional to 1 by P, volume is inversely proportional 1 by P, implies that proportional उठेगा तो क्या होगा, constant लगेगा, V is equal to K 1 by P। here K is the constant, proportional constant भी कह सकते हैं, K is proportional constant, clear? तो implies that PV is equal to K, the product of pressure and volume is constant K, PV is equal to K, समझ में आ गई, PV इज इक्वल टू K। तो चलो दो गैस होता है, एक गैस होता है, एक गैस B, एक गैस, एक गैस का प्रेशर P1 होता है, वॉल्यूम V1 होता है। तो बॉयल्स लॉ यहां पर अप्लाई करें तो P1 V1 इज इक्वल टू K, क्लियर? और एक गैस होता है B जिसका प्रेशर होता है P2 और इसका वॉल्यूम V2 होता है। तो कहानी में ये भी वही है, P2 V2 इज इक्वल टू K, कंस्टेंट होता है, क्लियर? तो P1 V1 इज इक्वल टू K, P2 V2 इज इक्वल टू K। तो ये दोनों इक्वेशन से हमको ये पता चलता है क्या, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 इट इज क्लियर दैट P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। सो दिस इक्वेशन इज कॉल्ड योर बॉयल्स लॉ इक्वेशन, दिस इक्वेशन व्हिच हेल्प टू सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, क्लियर? तो प्रोडक्ट ऑफ कोई एक गैस जिसका पहला प्रेशर और वॉल्यूम दूसरा गैस के तो हम इक्वालिटी कह सकते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर,
नोट कर दो बच्चों। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2। यदि हम बॉयल्स लॉ को ग्राफ के साथ कुछ रिप्रेजेंट करेंगे तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वो आ गया बॉयल्स लॉ। चलो ग्राफ बनाते हैं, बॉयल्स लॉ के लिए ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ बनाकर देखते हैं। तो ये होता है बॉयल्स लॉ, जिसका ग्राफ हम ऐसे करते हैं। तो सपोज हमने यहाँ पर आपका क्या करते हैं, प्रेशर लेते हैं और यहाँ पर वॉल्यूम लेते हैं। तो वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर रिलेशन क्या होता है, धीरे धीरे जब प्रेशर यहाँ से बढ़ेगा तो वॉल्यूम यहाँ से नीचे क्या होगा, डिक्रीज होगा। तो एक फैक्टर बढ़ने से दूसरा फैक्टर कम होगा। तो यहाँ से जो ग्राफ आएगा वो ऐसे कर्व जैसे होगा। क्लियर? दिस ग्राफ इज इंडिकेटिंग बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम एंड प्रेशर कंस्टेंट टेम्परेचर एट कंस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर यहाँ पर कंस्टेंट है। क्लियर? दिस ग्राफ इज इंडिकेटिंग फॉर बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर रिलेशन है। क्लियर बच्चों? दूसरा रिलेशन चलते हैं जी। हाँ, इसको प्रेशर में हम लिख सकते हैं वाई एक्सिस में, वॉल्यूम को भी इस एक्सिस में लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, दिक्कत नहीं। क्लियर? अभी दूसरा ग्राफ बनाए। यदि हम ग्राफ बनाते हैं, क्या होता है, प्रेशर और 1/, वॉल्यूम के अंदर प्रेशर वर्सेस 1/, वॉल्यूम। तो प्रेशर वॉल्यूम के अंदर इन्वर्स लिखा है। प्रेशर 1/, वॉल्यूम में क्या होगा रिलेशन बेटी, प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर जो रिलेशन था वो इन्वर्स लिखा। प्रेशर एंड 1/, वॉल्यूम के अंदर रिलेशन क्या होगा, डायरेक्टली। तो प्रेशर एंड 1/, वॉल्यूम के अंदर रिलेशन डायरेक्टली होगा, तो ग्राफ आएगा क्या, स्ट्रेट लाइन। क्लियर? और एक ग्राफ करते हैं बॉयल्स लॉ को लेकर। एग्जाम में कभी कभी ग्राफ भी पूछा जाता है आपका पीवी एंड पी। तो पीवी और प्रेशर, प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम विद रिलेशन प्रेशर। तो दिस ग्राफ ऑल्सो इंडिकेटिव पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो जितना प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम कांस्टेंट आएगा तो प्रोडक्ट ऐसे आएगा। तो दिस इज पैरेलल टू योर एक्स एक्सिस, पीवी इज इक्वल टू के। If you plot the graph between the product of pressure and volume with pressure, the graph will be parallel to x-axis. If the relation will draw pressure 1/, volume or 1/, pressure volume, the graph will be straight line. If you plot the graph of Boyle's law, volume versus pressure, the graph will be curve. कोई एक फैक्टर ज्यादा बढ़ता है तो दूसरा फैक्टर कम होता है, वॉल्यूम प्रेशर के अंदर रिलेशन। चलो एक आसान सा एग्जांपल भी दे सकते हैं। चलो एक गैस बैलून है, उस पर हम प्रेशर ज्यादा डालें तो क्या होता है, वॉल्यूम थोड़ा उसका क्या होता है, स्क्वीज हो जाता है, वॉल्यूम कम हो जाता है। अब इसको लेकर एक प्रॉब्लम करते हैं। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं। तो प्रॉब्लम है एनालिटिकल, इसको तो पूछा जाता है। चलो एक प्रॉब्लम करते हैं। वन क्वेश्चन है, सपोज आपका 150 ml ऑफ ए गैस, कोई भी एक गैस है, ओके, अननोन गैस, गैस collected at 800 mm pressure, at 800 mm pressure 150 ml का गैस है, कलेक्ट किया जाता है 800 mm प्रेशर में एट 300 केल्विन टेम्परेचर। सवाल पूछा है एट व्हाट प्रेशर ऑफ द वॉल्यूम, एट व्हाट प्रेशर of the volume of the gas reduce to, कम हो जाएगा, रिड्यूस होकर कितना आएगा, रिड्यूस टू 120 ml एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर। तो ये है आपका सवाल, एक क्वेश्चन दिया है, आसानी से हम उसका जवाब रख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जवाब हम आसानी से रख सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन क्या देता है, 150 ml एक गैस है जिसको कलेक्ट किया गया 800 mm प्रेशर पर, और जहां पर टेम्परेचर है उसका 300 केल्विन। वही गैस एट व्हाट प्रेशर, किस प्रेशर के साथ वो गैस वॉल्यूम का रिड्यूस हो सकता है 120 ml तक, और टेम्परेचर को कांस्टेंट रखा जाए। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ऐसे कुछ प्रॉब्लम मिलेगा तो पहले हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। तो हमको क्या डाटा दिया है लिखो, गिवन क्या क्या डाटा हमको मिला है। तो पहले 150 ml गैस है तो इसका वॉल्यूम दिया है 150 ml, समझ में आ गया। इस गैस को कलेक्शन किया जाता है 800 mm प्रेशर में, तो उसका प्रेशर होता है P1 800 mm, समझ में आ गया कहानी। जो रिड्यूस होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर 300 केल्विन टेम्परेचर, टेम्परेचर है 300 केल्विन, वो कांस्टेंट टेम्परेचर है। एट व्हाट प्रेशर, तो प्रेशर क्या होगा जब गैस का वॉल्यूम रिड्यूस होकर चला आएगा 120 ml को, तो प्रेशर वॉल्यूम हो जाएगा 120 ml।
तो ये आपका P1, ये आपका V1, ये V2 या P2 कितना चाहिए। तो हमको बॉयल्स लॉ मालूम है, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, डाल दीजिए। समझ में आ गया। तो P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2 डालकर देखो कितना आंसर होता है। तो यहां पर आता है आपका P1 V1 इज इक्वल टू, तो P1 में डाल दिया आपने 800, V1 पर डाल दिया आपने 150 ml, P2 में आपको निकालना है और वॉल्यूम V2 120 ml। तो यहाँ पर P2 आएगा आपका 800 इंटू 150 डिवाइडेड बाई 120। इसको आंसर निकालो और कितना आता है बोलो। तो आंसर आ जाएगा आसानी से 1000। वेरी गुड। तो 1000 mm मर्क्यूरी में। ओके, तो ये आपका नया प्रेशर आएगा, जो प्रेशर चेंज हो सकता है। इसी तरह बॉयल्स लॉ को हम अप्लाई कर सकते हैं कुछ प्रॉब्लम में। चलो और एक क्वेश्चन देते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ये बॉयल्स लॉ का बहुत सारे प्रॉब्लम हमारा क्लास में, जो लाइव क्लास हमारा जो चलता है उसमें तो हम बहुत सारे प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते हैं। फिर भी और एक प्रॉब्लम करते हैं। ए गैस ऑक्युपाइज a volume of 1.5 liter under 1 atmosphere pressure, under 1 atm pressure. A gas occupies a volume of 1.5 liter under 1 atm pressure. What will be the volume of the gas this gas under 720 mm pressure at constant temperature, keeping the temperature constant, at constant temperature. क्लियर, ये सवाल रखा गया है। तो इसका जवाब देंगे हम। एक गैस ऑक्युपाइज ए वॉल्यूम ऑफ 1.5 लीटर, कोई भी एक गैस है जिसका वॉल्यूम है 1.5 लीटर अंडर 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। तो वो गैस का वॉल्यूम कितना होगा जब टेम्परेचर आपका प्रेशर 720 mm होगा और कांस्टेंट टेम्परेचर में। तो चलो इस प्रॉब्लम को वैसे सॉल्व करो जैसे पिछला प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था, जो थोड़ी देर पहले जो प्रॉब्लम किया था। पहले सॉल्यूशन डाल देते हैं। सॉल्यूशन हमको क्या क्या मिला है, गिवन क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, क्या क्या डाटा मिला है। तो गिवन डाटा है जी, एक गैस ऑक्युपाइज है वॉल्यूम ऑफ 1.5 लीटर। एक गैस का जो वॉल्यूम होता है V1 होता है 1.5 लीटर। समझ में आ रहा है। और जहां पर उसका प्रेशर है P1 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, 1 ATM 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ अंडर 720 मिलीमीटर। तो वॉल्यूम V2 क्या होगा जब प्रेशर P2 बनेगा आपका 720 mm। समझ में आ गया। तो P1 V1 दिया है, P2 V2 है। तो यहां पर एक देखो यूनिट को देखो थोड़ा, यूनिट में क्या होता है। इस वाला प्रेशर का यूनिट एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया है और इसका प्रेशर जो दिया है मिलीमीटर में दिया है। तो मिलीमीटर को मैं प्रेशर क्या करूंगा, ATM SI यूनिट में कन्वर्ट कर सकता हूं, मिलीमीटर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कन्वर्ट कर सकता हूं। तो इसको करोगे लीटर SI यूनिट में है, बेसिकली इसको ATM में कर दीजिए। तो प्रेशर पे 720 mm को आप क्या कर सकते हो। तो 1 ATM इसको मालूम है, 1 ATM इज इक्वल टू 760 mm। तो 760 mm को हम ATM करना है तो डिवाइड सिर्फ करना है। तो 720 mm इज इक्वल टू 720 डिवाइडेड बाई 760 mm ATM हो गया। तो इसमें 760 डिवाइड कर दीजिए, 760 डिवाइड करने से ATM में कन्वर्ट हो जाएगा। मिलीमीटर को ATM बनाना है तो इसको डिवाइड करना है 760। तो 0 कट हो गया 72/76। तो ये आपको वैल्यू मिल गया, P1 मिल गया, P2 V1 मिल गया, P2 V2। तो V2 निकाल सकते हैं, वही बॉयल्स लॉ का अप्लाई कर दो। तो बॉयल्स लॉ को अप्लाई करो, P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वही सेम इक्वेशन। समझ में गया। तो इसका कहानी में वही P1 1 ATM है, वॉल्यूम V1 1.5, तो P2 है 720 और इसका वॉल्यूम V2 निकालना है। इसका था 720/76 और 72/76। अभी डाल दिया 72/76। ओके, तो अभी निकाल के देखो V2 कितना आता है। तो उसमें V2 कितना होगा, तो चलो 1.5 इंटू 76 डिवाइडेड बाई 72। तो ये डिवाइड करो, डिवाइड करके आंसर देखो क्या होता है। तो आएगा 1.58 लीटर आएगा वॉल्यूम। समझ में गया, क्लियर बच्चों। तो ये था बॉयल्स लॉ के बारे में।
अभी चलो और एक लॉ पढ़ाते हैं, दूसरा वाला लॉ चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ और एक लॉ की बात करते हैं, वो होता है चार्ल्स लॉ। तो ये रहा आंसर। बॉयल्स लॉ का एप्लीकेशन ऐसे होता है और क्वेश्चन भी ऐसे आता रहता है। और एक क्वेश्चन है तो बाद में हम क्वेश्चन निपटाएंगे। अभी चलो नेक्स्ट लॉ को चलते हैं, चार्ल्स लॉ। बॉयल्स लॉ के बाद और एक सेकंड लॉ है चार्ल्स लॉ। क्लियर? तो ये जो लॉ होता है, चार्ल्स लॉ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बॉयल्स लॉ ने रिलेशन बताया था गैस के वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर। चार्ल्स लॉ इट गेव द रिलेशन जैक्यूस चार्ल्स, द पर्सन ऑफ जैकस चार्ल्स, the name of the scientist was Jacques Charles, who gave the relations between the volume and temperature, volume and temperature of a gas, volume and temperature of gas at constant pressure, at constant pressure. This law, चार्ल्स का जो लॉ है वो किस फैक्टर के साथ रिलेशन डिराइव किए थे? जैकस चार्ल्स फर्स्ट ही नोटिस दैट द रिलेशनशिप बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ द गैस। तो गैस के टेम्परेचर को वैरी किया जाए तो गैस के वॉल्यूम का क्या हालत होता है, गैस के जो चैम्बर में होता है उनका वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होता है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, उसको हम कह सकते हैं वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर। तो रिलेशन कुछ अलग है, उसका स्टेटमेंट हम फाइनली बताएंगे। तो पहले जो लेबोरेटरी में वो काम किए थे जैकस चार्ल्स, उनको क्या नोटिस मिला था? तो पहले एक डेफिनेशन बनाए थे, उसको फाइनली एक कंक्लूजन मिला था। तो जैकस चार्ल्स का पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट। तो लॉ है तो स्टेटमेंट जरूरी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, और दिस लॉ स्टेट्स दैट, इस लॉ के अनुसार क्या उन्होंने बताया था? अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ, at constant pressure, pressure remaining constant, at constant pressure, प्रेशर को कांस्टेंट रखा जाए, वो क्या नोटिस किया था? द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, कोई भी गैस का वॉल्यूम, द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, क्लियर? फर्स्ट वो नोटिस किए थे, मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, इंक्रीजेस बढ़ सकता है और कम हो सकता है, डिक्रीजेस, इंक्रीजेस। व्हाट ही फाउंड, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस कितना बढ़ेगा और कमेगा? बाय 1/273, जितना उसका वॉल्यूम होगा उसका 1/273 पार्ट ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ओरिजिनल, ओके, ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम at 0 degree Celsius, clear? At 0 degree Celsius, for every 1 degree, for every 1 degree Celsius, हर 1 डिग्री सेल्सियस क्या होगा टेम्परेचर? राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर, राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर बताएंगे क्या इस लॉ को है, राइज और फॉल ऑफ टेम्परेचर। क्लियर? तो ये पहले नोट कर दीजिए, पहले जैकस चार्ल्स ने रिलेशन बताए थे वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच। वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर क्या रिलेशन वो स्टडी किए थे, पहले एक नोटिस उन्होंने एक लॉ के साथ लिखे थे। अब उसका डेरिवेशन करेंगे, पहले नोट कर दीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एट कांस्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और कमेगा। यदि टेम्परेचर को बढ़ाई जाता है तो वॉल्यूम में बढ़ सकता है, कितना बढ़ेगा और कितना कमेगा, जो होगा वॉल्यूम उसका 1/273 पार्ट। क्लियर? अच्छा, ओरिजिनल वॉल्यूम 0 डिग्री सेल्सियस से शुरुआत करते हैं और उसके बाद 1 डिग्री ज्यादा बढ़ाएंगे और कम होगा, तो टेम्परेचर उसी तरह वॉल्यूम उसका बढ़ेगा और कम होगा। चलो उस नोटिस को, नोट को देखकर बताते हैं कैसे होता है। क्या डेफिनेशन लिख लिया? चलो भाई क्या होता है, लेट देखो। इस डेफिनेशन को देखकर हम बताते हैं, ये एक्चुअली चार्ल्स लॉ का स्टेटमेंट नहीं है। चार्ल्स लॉ का सही स्टेटमेंट अब बाद में डिस्कवर बताएंगे, जब उसका वो स्टडी किए थे पहले लैबोरेटरी में और एक्सपेरिमेंट के दौरान उनको ये रिपोर्ट मिला था, और फाइनली कैसे कंक्लूडेड इन्होंने किए थे अभी बताएंगे। चलो चलो अब को कैसे उसको डिस्क्रिप्शन करते हैं। लेट
एट 0 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस पर द वॉल्यूम ऑफ द गैस, सपोज गैस का वॉल्यूम लिया जाए, द वॉल्यूम ऑफ गैस इज V0, V0, क्लियर। चलो 0 डिग्री सेल्सियस पर एक गैस का वॉल्यूम होता है V0 मिलीलीटर। कोई भी गैस अनजान और अननोन गैस जिसका वॉल्यूम होता है V0 ml और V0 ml, हम कह सकते हैं एट 0 डिग्री सेल्सियस। अभी उसका टेम्परेचर जब 1 डिग्री सेल्सियस वो राइज किए एट 1 डिग्री सेल्सियस, जब टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा करते हैं तो गैस के वॉल्यूम में क्या चेंजेस दिखने को मिला। एट 1 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होता है, जितना वॉल्यूम होता है उसका 1/273 पार्ट इंक्रीज होता है। तो क्या होगा, तो इंक्रीज होगा तो V0 पहले था और V0/273, समझ में आ गया। तो पहला गैस का वॉल्यूम जितना था उसमें जब 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज किए तो उनमें से गैस का वॉल्यूम जितना था उसका 1/273, तो V0 का 1/273, V0/273, इतना टेम्परेचर होने के नाते उसका वॉल्यूम इतना डेवलप हो गया, इंप्रूव हो गया। सिमिलरली एट 2 डिग्री, इसको V0 कॉमन लिया जाए तो क्या होगा, V0 होल इंटू 1 + 1/273। सिमिलरली एट 2 डिग्री सेल्सियस उसी तरह क्या आएगा, 2 डिग्री सेल्सियस में वही आएगा V0 होल इंटू 1 + 2/273, समझ में आ गया। उसी तरह इसी तरह चले, क्लियर। तो एट T डिग्री सेल्सियस, एट T डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या होगा बेटा, 1 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम आ गया V0 होल इंटू 1 + 1/273, 2 डिग्री में V0 होल इंटू 1 + 2/273, तो T डिग्री सेल्सियस में V0 होल इंटू 1 + T/273, समझ में आ गया कहानी, क्लियर। तो एट T डिग्री सेल्सियस में गैस का वॉल्यूम इतना होता है, लिख लिया, नोट कर लिया। सिमिलरली तो एट T1 डिग्री सेल्सियस, एट T1 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस कितना होगा, तो T1 डिग्री से V0 होल इंटू 1 + T1/273, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ गया। तो एट T1 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गैस, तो T1 डिग्री सेल्सियस में गैस का वॉल्यूम हो गया, एट T1 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ गैस, गैस का वॉल्यूम हो गया एट T1 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या हो गया, इसको ऊपर और V0 होल इंटू 1 + T/273, T1/273। तो इंप्लाइज दैट यहां पर क्या होता है वॉल्यूम, एलसीएम 273 होगा, तो V0 होल इंटू 273 एलसीएम होता है 1 + 273 + T1, समझ में आ गया। एट T1 डिग्री द गैस वॉल्यूम कितना होगा, ये V0 273 + T1/273। तो ये एक्चुअली डेरिवेशन पूछेगा तो लिखो, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो V0, तो कोई भी टेम्परेचर में 273 ऐड कर दिया जाए, कोई भी टेम्परेचर में 273 ऐड कर दिया जाए, 273, तो ये हो जाएगा केल्विन टेम्परेचर, क्या हो जाएगा, तो सेल्सियस टेम्परेचर से अभी केल्विन हो गया। देखो छोटा वाला T1 को हम सेल्सियस में इस्तेमाल करते थे और कैपिटल T1 हो जाएगा तो केल्विन हो जाएगा, समझ में गया। तो ये T1 डिग्री सेल्सियस था, अभी T1 केल्विन को कन्वर्ट हो जाएगा, तो 273 + T1 डिग्री सेल्सियस जो था उसको बना लिख सकते हो कैपिटल T1 केल्विन, क्लियर। कोई प्रॉब्लम है क्या, 273 प्लस टेम्परेचर सेल्सियस में, तो ये हो गया T1 केल्विन, समझ में गया। तो एट T1 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ द गैस हो गया इतना, सो लिख सकते क्या, सो द वॉल्यूम, लेट द वॉल्यूम at T1 डिग्री सेल्सियस, T1 डिग्री सेल्सियस तो वॉल्यूम at T1 डिग्री सेल्सियस इज V1, वो वॉल्यूम होता है V1। सो आई कैन राइट V1 इज इक्वल टू V0 और V0 T1 केल्विन बाई 273, इसको इक्वेशन 1 रखा जाए, समझ में आ गया। सिमिलरली उसी तरह at T2 डिग्री सेल्सियस, सिमिलरली हम कह सकते हैं at T2 डिग्री सेल्सियस, at T2 डिग्री सेल्सियस द वॉल्यूम ऑफ गैस, द वॉल्यूम ऑफ द गैस क्या कितना आएगा बेटा T2 में, V0 होल इंटू 1 + T2/273, समझ में आ गया, है ना नहीं। तो ये हो जाएगा क्या, V0 ये 273 + 273 + T2, तो इसको हम केल्विन में लिख सकते हैं, V0 कितना आएगा T2 केल्विन बाई 273, समझ में आ गया बेटा,
हाँ, उसी तरह जैसे T1 में था अभी जरा T2 में आ गया। लेट द वॉल्यूम एट T2 डिग्री सेल्सियस, लेट द वॉल्यूम एट T2 डिग्री सेल्सियस इज V2। सपोज T2 डिग्री सेल्सियस में गैस का वॉल्यूम होता है V2, सो हम लिख सकते हैं V2 इज इक्वल टू V2, सो हम लिख सकते हैं सो V2 इज इक्वल टू V0 T2 केल्विन बाई 273। इसको हम इक्वेशन 2 डाल सकते हैं। ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, V1 हो गया, अभी V2 हो गया। अभी डिवाइड इक्वेशन 1/2, डिवाइड करो इक्वेशन 1/2, तो डिवाइड करो इक्वेशन 1/2, डिवाइड इक्वेशन 1/2, 1 को 2 में डिवाइड करो तो क्या आएगा बेटा, V1/V2, V1/V2, तो क्या होगा बेटा V0 T1 केल्विन बाई 273 डिवाइडेड बाई V0 T2 केल्विन बाई 273। समझ में आ गया? तो इंप्लाइज दैट V1/V2 इज इक्वल टू क्या होगा, T1/T2, V1/V2 273 कट हो गया, T1/T2 इंप्लाइज दैट V1/T1 इज इक्वल टू क्या होगा, V2/T2। समझ में आ गया कहानी? इसके बाद हाँ, तो डिवाइड कर लो। तो दिस इज द बॉयल्स लॉ स्टेटमेंट, इट विल गिव ए न्यू स्टेटमेंट फॉर अस, वी विल हैव टू रिमेंबर, ओके ना, अप्लाई। तो कोई भी एग्जाम में पूछा जाए चार्ल्स लॉ, स्टेट चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ का जो स्टेटमेंट है यहां से हम शुरू करेंगे। तो V1/T1 इसको नोट कर सकते हो, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन को लेकर हम सब सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन इस इक्वेशन के साथ होता है। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3। उसका मतलब होता है क्या, V/T इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, है ना बेटा, बेटा हो ना नहीं, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 इज इक्वल टू V3/T3 इज इक्वल टू V4/T4। तो उसका मतलब होता है डिवाइडेड ऑफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो इंप्लाइज दैट हम क्या सकते हैं, फिर लिख सकते हैं V इज इक्वल टू KT, ऐसे भी लिख सकते हैं V इज इक्वल टू KT। इंप्लाइज दैट कांस्टेंट उठा दिया जाएगा तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आ गया प्रूफ। ये है असली चार्ल्स लॉ, ये है चार्ल्स लॉ। रिलेशन वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर रिलेशन क्या होता है, वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर रिलेशन क्या होता है, ये हो गया आपका चार्ल्स लॉ। The Charles law again defined as, ये है चार्ल्स लॉ। द चार्ल्स लॉ again defined as, चार्ल्स लॉ फिर और एक बार हम डिफाइन कर सकते हैं। चार्ल्स लॉ में क्या होता है, एट कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम ऑफ ए गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो एट कांस्टेंट प्रेशर जब कांस्टेंट रखा जाएगा क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ ए गिवन मास ऑफ ए गैस, वॉल्यूम of a given mass of gas is directly proportional to its absolute temperature। absolute और केल्विन टेम्परेचर बराबर होता है टू इट्स absolute टेम्परेचर। समझ में आ गया? तो गैस का वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ओके, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर और केल्विन टेम्परेचर, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एट कांस्टेंट प्रेशर। ये है आपका चार्ल्स लॉ। अभी इसको नीचे चलो डेफिनेशन करके, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, V इज इक्वल टू KT, V/T इज इक्वल कांस्टेंट, V1/T1 इज इक्वल V2/T2, ऐसे पीछे से हम चल सकते हैं। यदि चार्ल्स लॉ पूछागा, स्टेटमेंट लिखो चार्ल्स लॉ, तो यहां तक हम डेरिवेशन भी कर सकते हैं। और जैकब चार्ल्स ने ऐसे बनाए थे प्रैक्टिकली एक टेम्परेचर को मेजरमेंट करते हुए, वॉल्यूम को मेजरमेंट करते हुए। सो दिस इज द चार्ल्स लॉ एप्लीकेशन वी कैन डू, चार्ल्स लॉ। तो अभी उसको लेकर एक प्रॉब्लम बनाते हैं, चार्ल्स लॉ को लेकर, नोट कर लिए। तो ये है चार्ल्स लॉ, कोई याद रखते हो तो देखो भाई, रॉबर्ट बॉयल ने एक लॉ बनाए थे जिसका नाम रॉयल्स लॉ था, और जैकब चार्ल्स एक लॉ बनाए थे जिसका नाम था क्या, चार्ल्स लॉ। रॉबर्ट बॉयल ने जो लॉ बनाए थे वो वॉल्यूम और प्रेशर के अंदर रिलेशन क्या होते दिखे थे, और चार्ल्स जो रिलेशन बताए, बताए रिलेशन गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर कौन सा रिलेशन होता है। तो गैस के वॉल्यूम और टेम्परेचर में रिलेशन देखा जाए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है,
और गैस के वॉल्यूम और प्रेशर में दिखा जाए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। ये रिलेशन को दो लॉ में बनाया गया है। अब इसका ग्राफ किया जाए, ए वी ग्राफ क्या होगा, एक तो एक फैक्टर बढ़ता है तो दूसरा फैक्टर भी बढ़ेगा। इसको टेम्परेचर हम -273 डिग्री सेल्सियस और 0 केल्विन से भी ले सकते हैं। ओके, तो यहाँ से सपोज आपका टेम्परेचर -273 डिग्री सेल्सियस दैट इज 0 केल्विन और कह सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से लिखे जाए तो ये प्रेशर और इसमें वॉल्यूम लिया जाए, टेम्परेचर लिया जाए और इसमें वॉल्यूम लिया जाए तो वही ग्राफ आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। क्या स्ट्रेट लाइन आ सकता है। समझ में आ गया द रिलेशन बिटवीन द ग्राफ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर में। देखो टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है। अभी ग्राफ में देखो, और एक बड़ी बात हम बताते हैं आपको, केल्विन स्केल को देखो और सेल्सियस स्केल को देखो। आपका केल्विन स्केल में -273 डिग्री सेल्सियस में -273 डिग्री सेल्सियस जहां पर होता है इज इक्वल टू 0 केल्विन, 0 एब्सोल्यूट। इसको 0 एब्सोल्यूट टेम्परेचर भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये सेल्सियस स्केल में और केल्विन स्केल में नोट कर सकते हो। इट इज फाउंड दैट -273 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड 0 केल्विन और 0 एब्सोल्यूट। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर कह सकते हो, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, द स्केल इन व्हिच it is found that the -273 degree Celsius is equal to 0 Kelvin or 0 absolute. This is called absolute temperature. यदि -273 0 केल्विन होगा, देखो सेल्सियस स्केल की -273 डिग्री सेल्सियस होता है, इसका 0 केल्विन होता है। कितना सही और गलत होता है देखो। अभी इसको क्या करेंगे, एक धीरे धीरे इसको बढ़ाएंगे तो ये क्या होगा, -273, इसको बढ़ाओ एक -272, ये -271, ये -270, ऐसे आकर धीरे धीरे क्या होगा आपका 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर क्या होगा, ये भी होगा 1 2 3 273 केल्विन होगा। समझ में आ गया है ना? नहीं तो 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 केल्विन, 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 273 केल्विन, तो -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल 0 केल्विन। क्लियर? दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर। एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर, एब्सोल्यूट स्केल टेम्परेचर। समझ में आ गया? तो इट इज फाउंड दैट, याद रखो, -273 डिग्री सेल्सियस ऑफ सेल्सियस स्केल इज इक्वल टू 0 केल्विन और 0 एब्सोल्यूट। इसलिए तो कोई टेम्परेचर सेल्सियस में देता है तो 273 हमको ऐड करना पड़ता है केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए। एक था चार्ल्स लॉ, चार्ल्स को लेकर एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद आज की क्लास यहाँ पर खत्म होगी, अगले क्लास फिर मिलेंगे। तो चलो चलते हैं, चार्ल्स लॉ की एक प्रॉब्लम करते हैं, उसके बाद 2 क्वेश्चन करते हैं, एक आपके लिए और मेरे लिए, हम दोनों करते हैं। चलो क्वेश्चन बनाओ। सपोज एक क्वेश्चन दिया है 50 क्यूबिक डेसीमीटर 50 dm क्यूब ऑफ नाइट्रोजन गैस, एक गैस नाइट्रोजन गैस है जिसका वॉल्यूम है 50 क्यूबिक डेसीमीटर एट 280 केल्विन टेम्परेचर, एट 280 केल्विन टेम्परेचर। उसका टेम्परेचर है 280 केल्विन। इज हीटेड, जब उसको गर्म किया जाता है, इज हीटेड until its volume changes to, until its volume changes to, जब इसका वॉल्यूम चेंज होना जाए, वॉल्यूम चेंजेस टू, ओके, until its volume changes to 70 dm3, 70 क्यूबिक डेसीमीटर हो गया। देखो क्या होता है, सॉरी, ओके, तो 50 क्यूबिक डेसीमीटर गैस टेम्परेचर, गैस को, नाइट्रोजन गैस को जब हम 280 केल्विन टेम्परेचर हम गर्म करते हैं तो वो क्या होता है, धीरे धीरे एक्सपांड होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ेगा, है ना? नहीं, एक्सपांड होकर फाइनली वॉल्यूम चेंज हो गया 70 क्यूबिक डेसीमीटर में। कितना? 70। सो फाइंड आउट द इंक्रीज इन टेम्परेचर। कितना टेम्परेचर बढ़ा? फाइंड आउट द इंक्रीज इन टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ेगा, इंक्रीज इन टेम्परेचर निकालना है। तो अभी क्या है, ये डाटा को हम, जब प्रेशर ऑफ द गैस इज रिमेन्स कांस्टेंट, प्रेशर को कांस्टेंट रखा गया है और प्रेशर कांस्टेंट, तो ये सॉल्यूशन को हम सॉल्व करते हैं। क्लियर? तो अभी डाटा दिया है, क्या क्या हमको डाटा मिला है, देखो भाई 50 dm3 क्यूबिक डेसीमीटर वॉल्यूम, V1 इज इक्वल 50 dm3। उसका टेम्परेचर जो दिया है वो भी केल्विन में दिया है, 280 केल्विन। अभी इस गैस के वॉल्यूम को इतना तक गर्म किया जाए तो इसका वॉल्यूम फाइनली वहां पर पहुंच गया कितना, 70 क्यूबिक डेसीमीटर। तो पहला हम जो टेम्परेचर चेंज हुआ उस टेम्परेचर को निकालो, उसके बाद हम करते बता सकते हैं कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ। क्लियर? तो पहले T2 निकालो, तो यहां पर हम निकाल सकते हैं, चार्ल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हैं, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2।
समझ में आ गया। तो कहानी है चार्ल्स लॉ की, चार्ल्स लॉ को अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पर आपको डाटा मिला है, V1 दिया है, T1 दिया है, V2 दिया है, T2 निकालना है। तो आप डाल सकते हो 50/280 इज इक्वल टू 70/T2। अभी 50 इंटू T2 इज इक्वल टू 70 इंटू 280। तो कहानी में T2 इज इक्वल टू 70 इंटू 280 डिवाइडेड बाई 50। तो ये आ गया आपका टेम्परेचर, कितना चेंज होता है टेम्परेचर। अभी तो नया टेम्परेचर बनेगा 392 केल्विन आता है। तो अभी टेम्परेचर कितना हो चेंज, फाइंड आउट द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर बढ़ गया, इंक्रीज कितना होगा, इसमें माइनस करने से होगा, है ना नहीं बेटा। तो सवाल था ये तो चेंज इन टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर को चेंज होगा। तो T2 मिल गया 392। अभी कितना टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज पूछा है तो क्या करेंगे, तो क्या ना फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर। तो इंक्रीज इन टेम्परेचर, आपको इंक्रीज इन टेम्परेचर पूछा है, इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना बढ़ गया। तो जितना फाइनल टेम्परेचर था 392 उसमें से हम माइनस कर देंगे 280 तो आंसर मिलेगा। तो आंसर आ गया कितना 112 केल्विन। ये आपका राइट आंसर है। समझ में आ गया कहानी। ओके, और एक प्रॉब्लम करते हैं, चलो इसको मिटा दें। तो चार्ल्स लॉ का एप्लीकेशन होता रहता है। चार्ल्स लॉ जहां पर वॉल्यूम और टेम्परेचर के फैक्टर दिया जाता है और दो फैक्टर ऐसे देखो, क्वेश्चन और एक लिखो, व्हाट विल बी द वॉल्यूम, क्वेश्चन नंबर 2, दो प्रॉब्लम उसका था और दो प्रॉब्लम इसका था। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ वो हीलियम गैस, एक गैस है हीलियम गैस, उसका वॉल्यूम कितना हुआ। व्हाट विल द वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस व्हेन 5 liter of it are cooled, 5 liter of it are cooled from 25 degrees Celsius to minus 75 degrees Celsius at constant pressure or same pressure, pressure same है और constant है। एक क्वेश्चन है। अभी इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। चार्ल्स लॉ का प्रॉब्लम है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम कितना होता है। तो पहले प्रॉब्लम आएगा तो सॉल्यूशन लिखो साइड में, और क्या क्या डाटा हमको दिया है, गिवन डाटा। तो डाटा क्या क्या हमको मिला है इसमें। व्हाट विल बी द वॉल्यूम ऑफ हीलियम गैस, हीलियम गैस का वॉल्यूम कितना होगा। तो वॉल्यूम कितना होगा भाई हीलियम का, वॉल्यूम ऑफ द गैस व्हेन 5 लीटर ऑफ इट, गैस का वॉल्यूम इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर था। एक गैस है हीलियम गैस जिसका वॉल्यूम 5 लीटर था। जब कूल किया जाता है गैस को, वो ने इट इज कूल्ड, उसको ठंडा किया जाता है कितना से 25 डिग्री सेल्सियस। तो पहला टेम्परेचर था 25 डिग्री सेल्सियस। जब उसको ट्रांसफर टेम्परेचर को कूल करके ठंडा कर दिया जाता है माइनस के बाद, -75 डिग्री सेल्सियस। जब टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस से -75 डिग्री सेल्सियस को ठंडा किया जाता है तो उसका वॉल्यूम में क्या चेंजेस आएगा, V2 कितना होगा। भाई बहुत आसान सा सवाल है। तो V1 दिया है, T1 दिया है, T2 दिया है, तो V2 निकलना है, वही सेम चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स का लॉ V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। मगर यहाँ पर क्या करना है आपको, सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस में जैसे भी सेल्सियस में है उसको केल्विन कन्वर्ट करना है, नहीं तो आपका रंग हो जाएगा। क्योंकि बेटा, क्योंकि ये जो कैपिटल T है वो हमेशा केल्विन को हम यूज करते हैं, बार बार बताया था सेल्सियस में। तो सेल्सियस को केल्विन करो तो 25 डिग्री सेल्सियस को 25 + 273 डालो, ये हो जाएगा आंसर कितना आपका 298 केल्विन, 298 केल्विन हो जाएगा। अब इसका टेम्परेचर चलो T2 कितना होता है, तो ये होता है क्या 273 + -75, तो क्या होता है, ये हो गया 273 + -75 198 केल्विन होता है। समझ में। अभी तो कहानी बन गया, सब वेक्टर दिया है तो आपको निकालना बहुत आसान हो गया। तो V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 डाल दीजिए। तो ये आपका V1/T1, V1 का 5 लीटर और टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन, और वॉल्यूम आपको पूछा है T2 दिया है 198 केल्विन। तो इम्प्लाइज दैट V2 इज इक्वल टू 198 × 5/298। अभी सब डालो, आंसर निकालो कितना होता है वॉल्यूम। समझ में आ गया कहानी। तो सब डालो, आंसर निकालो कितना होता है, कितना होता है आंसर।
ये आंसर आएगा आपका 3.32 लीटर। समझ में आ गया। तो इसी तरह प्रॉब्लम आता रहता है आपका चार्ल्स लॉ में, और बाकी जो ट्रिक प्रॉब्लम है हम आपका लाइव क्लास में करते हैं और आप लोग को देख सकते हो। तो आज की क्लास इतना रखते हैं, अगले क्लास पर हम मिलेंगे और कुछ लॉ के साथ। थैंक यू।